आदाब, नमस्कार। अफसाना गोई की इस महफिल में फिर आपका स्वागत है। वादे के मुताबिक आज फिर राजेंद्र सिंह बेदी का दिन है और मैं फिर सुना रहा हूँ आपको बेदी साहब का एक और अफसाना, गरम कोट। ज़रूरतें नौकरी पेशा इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। बच्चों से भी नाराज होना पड़ता है कभी कभी, चाहे बाप वो ना चाहता हो, लेकिन माँ की मर्जी कुछ और हो। इस इंसानी जज्बे को बेदी साहब का ये अफसाना बड़े अच्छे ढंग से पेश करता है। तो सुनिए बेदी साहब का अफसाना, गरम कोट। मैंने देखा है मेराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान पर बहुत से उम्दा सूट आवेजा होते हैं। उन्हें देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा अपना गरम कोट बिल्कुल फट गया है और इस साल हाथ तंग होने के बावजूद मुझे एक नया गरम कोट ज़रूर सिलवा लेना चाहिए। टेलर मास्टर की दुकान के सामने से गुजरने या अपने महकमे के तफरी क्लब में जाने से गुरेज करूं तो मुमकिन है मुझे गरम कोट का ख्याल भी ना आए, क्योंकि क्लब में जब संता सिंह और यजदानी के कोटों के नफीस वूस्टेड मेरे समंदे तखय्युल पे ताजियाना लगाते हैं तो मैं अपने कोट की बोसीदगी को शदीद तौर पर महसूस करने लगता हूँ। यानी वो पहले से कहीं ज़्यादा फट गया है। बीवी बच्चों को पेट भर रोटी खिलाने के लिए मुझसे मामूली क्लर्क अपनी बहुत सी ज़रूरियात तर्क करते हैं और उन्हें जिगर तक पहुंचती हुई सर्दी से बचाने के लिए खुद मोटा झोटा पहनते हैं। ये गरम कोट मैंने पार साल दहली दरवाजे से बाहर पुराने कोटों की एक दुकान से मोल लिया था। कोटों के सौदागर ने पुराने कोटों की सैकड़ों गांठें किसी मरांजा एंड कंपनी कराची से मंगवाई थी। मेरे कोट में नकली सिल्क के अस्तर से बनी हुई अंदरूनी जेब के नीचे मरांजा एंड को का लेबल लगा हुआ था, मगर कोट मुझे मिला बहुत सस्ता। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और मेरा कोट हमेशा ही फटा रहता है। उसी दिसंबर की एक शाम को तफरीक क्लब से वापस आते हुए मैं इरादतन अनारकली में से गुजरा। उस वक्त मेरी जेब में 10 रुपए का नोट था। आटा, दाल, ईंधन, बिजली, बीमा कंपनी के बिल चुका देने पर मेरे पास वही 10 रुपए का नोट बच रहा था। जेब में दाम हो तो अनारकली में से गुजरना मयूब नहीं। उस वक्त अपने आप पर गुस्सा भी नहीं आता, बल्कि अपनी ज़ात कुछ भली मालूम होती है। उस वक्त अनारकली में चारों तरफ सूट ही सूट नज़र आ रहे थे और साड़ियाँ। चंद साल से हर नत्थू खैरा सूट पहनने लगा है। मैंने सुना है गुज़िश्ता चंद साल में कई टन सोना हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। शायद इसीलिए लोग जिस्मानी ज़ेबाइश का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। नए नए सूट पहनना और खूब शान से रहना हमारे अफलास का सबूत है।
वरना जो लोग सचमुच अमीर हैं ऐसी शान और शौकत और ज़ाहिरी तकल्लुफ़ात की चंदा परवाह नहीं करते। कपड़े की दुकान में वूस्टर्ड के थानों के थान खुले पड़े थे। उन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपयों में से कोट का कपड़ा खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मारूं? लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में नए कोट के नापाक ख्याल का रद्द अमल शुरू हुआ। मैं अपने पुराने गरम कोट का बटन पकड़कर उसे बल देने लगा। चूंकि तेज तेज चलने से मेरे जिस्म में हरारत आ गई थी, इसलिए मौसम की सर्दी और उस किस्म के खारजी असरात मेरे कोट खरीदने के इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने से कासिर रहे। मुझे तो उस वक्त अपना वो कोट भी सरासर तकल्लुफ नजर आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा है, जो शख्स हकीकतन अमीर हो वो ज़ाहिरी शान की फिक्र नहीं करता। जो लोग सचमुच अमीर हैं उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज़ भी तकल्लुफ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर हूँ? मैंने घबराकर ज़ाती तज्जिया छोड़ दिया और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शम्मी मेरी बीवी मेरी मुंतज़िर थी। आटा गूंदते हुए उसने आग फूंकनी शुरू कर दी। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफ़ा लकड़ियाँ गीली भेजी थी। आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज़्यादा फूके मारने से गीली लकड़ियों में से ज़्यादा धुआं उठा। शम्मी की आंखें लाल अंगारा हो गईं। उनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह, मैंने कहा, इन पूर्णम आंखों के लिए मंगल सिंह तो क्या, मैं तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं। बहुत तगोदो के बाद लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चटकने लगी। आखिर उन पूर्णम आंखों के पानी ने मेरे गुस्से की आग बुझा दी। शम्मी ने मेरे शाने पर सर रखा और मेरे फटे हुए गरम कोट की और मेरे फटे हुए गरम कोट में पतली पतली उंगलियां दाखिल करती हुई बोली, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। मैंने धीमी आवाज से कहा, हाँ, सी दूं? यहां से सी दो। अगर कोई एक आध तार निकाल कर रफू कर दो तो क्या कहना है। कोट को उतारते हुए शम्मी बोली, अस्तर को तो मुई टिड्डियां चाट रही हैं। नकली रेशम का है ना, ये देखिए। मैंने शम्मी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने की बजाय तुम मेरे पास बैठो शम्मी। देखती नहीं हो दफ्तर से आ रहा हूं। ये काम तुम उस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊं। शम्मी मुस्कुराने लगी। वो शम्मी की मुस्कुराहट और मेरा फटा हुआ कोट। शम्मी ने कोट को खुद ही एक तरफ रख दिया। बोली, मैं खुद भी इस कोट की मरम्मत करते करते थक गई हूं। इसे मरम्मत करने में इस गीले ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी पड़ती है। आंखें दुखने लगती हैं। आखिर आप अपने कोट के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा। यूं तो मैं अपने कोट के लिए कपड़ा खरीदना गुनाह ख्याल करता था, मगर शम्मी की आंखें, उन आंखों को तकलीफ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह तो क्या, तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं। वूस्टर्ड के थानों के थान खरीद लूं। नए गरम कोट के लिए कपड़ा खरीदने का ख्याल दिल में पैदा हुआ ही था कि पुष्पा मनी भागती हुई कहीं से आ गई। आते ही बरामदे में वो नाचने और गाने लगी। उसकी हरकत कथाकली मुद्रा से
ज़्यादा कैफ अंगेज थी। मुझे देखते हुए पुष्पा मनी ने अपना नाच और गाना ख़त्म कर दिया। बोली, बाबूजी आप आ गए। आज बड़ी बहन जी यानी उस्तानी ने कहा था मेज़ पोश के लिए 2 सूती लाना और गरम कपड़े पर काट सिखाई जाएगी। गिनिया माप के लिए और गरम कपड़ा। चूंकि उस वक्त मेरे गरम कोट खरीदने की बात हो रही थी, शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगाई और बोली, इस जन्म जली को तो हर वक्त कुछ खरीदना ही होता है। मुश्किल से इन्हें कोट सिलवाने पर राजी कर रही हूं। वो पुष्पा मनी का रोना और मेरा नया कोट। मैंने खिलाफ आदत ऊंची आवाज से कहा, शम्मी। शम्मी कांप गई। मैंने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहा, मेरे इस कोट की मरम्मत कर दो, अभी किसी तरह कर दो। ऐसे जैसे रोप पीट कर मंगल सिंह की गीली लकड़ियां जला लेती हो। तुम्हारी आंखें, हाँ याद आया। देखो तो पुष्पा मनी कैसे रो रही है। पोपी बेटा इधर आओ ना, इधर आओ मेरी बच्ची। क्या कहा था तुमने, बोलो तो। 2 सूती, गिनिया माप के लिए और काट सीखने को गरम कपड़ा। बच्चू नन्ना भी तो ट्राइसाइकिल का राग अलापता और गुब्बारे के लिए मचलता सो गया होगा। उसे गुब्बारा ना ले दोगी तो मेरा कोट सिल जाएगा, है ना। कितना रोया होगा बेचारा। शम्मी, कहाँ है बच्चू। बच्चू आ गए, आंधी और बारिश की तरह शोर मचाते हुए। मैंने शम्मी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि यूं ही काफूरी रंग के मीनाकार कांटे सबसे पहले लिखे। अचानक रसोई की तरफ मेरी नजर उठी। चूल्हे में लकड़ियां धड़ धड़ जल रही थी और उधर शम्मी की आंखें भी दो चमकते हुए सितारों की तरह रोशन थी। मालूम हुआ कि मंगल सिंह गीली लकड़ियां वापस ले गया है। वो शहतूत के डंडे जल रहे हैं और खोखा, शम्मी ने कहा। और उपले, जी हाँ उपले भी। मंगल सिंह देवता है। शायद मैं भी जल्द ही गरम कोट के लिए अच्छा सा उर्सट खरीद लूं, ताकि तुम्हारी आंखें यूं ही चमकती रहें, इन्हें तकलीफ ना हो। इस माह की तनख्वाह में तो गुंजाइश नहीं, अगले महीने जरूर। जी हाँ, जब सर्दी गुजर जाएगी। पुष्पा मनी ने कई चीजें लिखवाई। 2 सूती, जिनिया माप के लिए, गर्म ब्लेजर सब्ज रंग का, 1 गज मुरब्बा DMC के गोले, गोटे की मगजी और इमरतियां और बहुत से गुलाब जामुन। मुई ने सब कुछ ही तो लिखवा दिया। मुझे दायमी कब्ज था। मैं चाहता था कि यूनानी देवखाने से अत्रफल ज़बानी का एक डब्बा भी ला रखूं, दूध के साथ थोड़ा थोड़ा सा खाकर सो जाया करूं। मगर मुई पुष्पा ने उसके लिए गुंजाइश ही कहाँ रखी। और जब पुष्पा मनी ने कहा गुलाब जामुन, उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है। शहर से वापस आने पर मैं गुलाब जामुन वहाँ छुपा दूंगा, जहाँ सीढ़ियों में बाहर जमादार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है। और पुष्पा से कहूँगा कि मैं तो लाना ही भूल गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। ओहो, उस वक्त उसके मुंह में पानी भर आएगा और गुलाब जामुन ना पाकर उसकी अजीब कैफियत होगी। फिर मैंने सोचा बच्चू भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राइसाइकिल के लिए जिद कर रहा था। मैंने एक मर्तबा अपने आप से सवाल किया, अत्रफल ज़मानी
शम्मी बच्चू को पुचकारते हुए कह रही थी, बच्चू को ट्राइसिकल ले दूंगी अगले महीने, बच्चू सारा दिन चलाया करेगी ट्राइसिकल, पोपी मुन्ना कुछ नहीं लेगा। बच्चू चिल्लाया, करेगी और पोपी मुन्ना नहीं लेगा। मैंने शम्मी की आंखों की कसम खाई कि जब तक ट्राइसिकल के लिए 6-7 रुपए जेब में ना हो, मैं नीले गुंबद के बाजार से नहीं गुजरूंगा। और इसलिए कि दाम ना होने की सूरत में नीले गुंबद के बाजार से गुजरना बहुत मायूब है। खामखा अपने पर गुस्सा आएगा, अपनी जात से नफरत पैदा होगी। उस वक्त शम्मी बेलचमी आईने की बैजवी टुकड़ी के सामने अपने काफूरी सफेद सूट में खड़ी थी। मैं चुपके से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बताऊं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तो जानूं। तुम कह रही हो काफूरी सफेद सूट के साथ वो काफूरी रंग के मीनाकार कांटे पहनकर जिलेदार की बीवी के यहाँ जाऊं तो दंग रह जाए। नहीं, शम्मी ने हंसते हुए कहा, आप मेरी आंखों से प्यार करते तो कभी ना गरम। मैंने शम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने ज़रूर खरीद लूँगा। जी हाँ, जब सर्दी। फिर मैं अपनी उस हसीन दुनिया को, जिसकी तख्लीक पर महज 10 रुपये सर्फ होते थे, तसव्वुर में बजाय बाजार चला गया। मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाले हर जी इज्जत आदमी ने गरम सूट पहन रखा था। लाहौर के एक लहीम शहीम जेंटलमैन की गर्दन नेकटाई और मकलफ कफलर कॉलर के सबब मेरे छोटे भाई के पालतू कुत्ते टाइगर के गर्दन की तरह अकड़ी हुई थी। मैंने उन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच मुफलिस हो गए। इस महीने ना मालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर गया है। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़ियां कांटे देखे। अपने तखय्युल की पुख्ताकारी से मैंने शम्मी की काफूरी सफ़ेद सूट में मलबूस जहनी तस्वीर को कांटे पहनाकर पसंद या नापसंद कर लेना चाहा। काफूरी सफ़ेद सूट, काफूरी मीनाकार कांटे कसरत अक़साम के बायस एक भी मुंतखब न कर सका। उस वक्त बाजार में मुझे यज़दानी मिल गया, वो तफरी क्लब से, जो दरअसल परेल क्लब थी। 15 रुपये जीत कर आया था। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थी तो कुछ ताज्जुब की बात ना थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब की सिलवटों को छुपाने लगा। निचली बाएं जेब पर 1 रुपये के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पेमेंट भी मौजूद था। मैं उसे भी एक हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल में कहा, क्या अजब, यज़दानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सिलवटें और वो रुपए के बराबर कोट के रंग का पेबंद देख लिया हो। उसका भी रद्द अमल शुरू हुआ। मैंने दिलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है, यज़दानी ने मुझे कौन सी थैली बख्श देनी है और इसमें बात ही क्या है। यज़दानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा कि वो रिफत ज़हनी की ज़्यादा परवाह करते हैं और वुर्सत की कम। मुझसे कोई पूछे, मैं वुर्सत की ज़्यादा परवाह करता हूँ और रिफत ज़हनी की कम। यज़दानी रुखसत हुआ और जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गया, मैं गौर से उसके कोट के नफीस वुर्सत को पुश्त की जानिब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पा मनी के लिए गुलाब जामुन और इमरतियाँ खरीदनी चाहिए, कहीं वापसी पर सचमुच भूल ही ना जाऊं।
घर पहुंचकर उन्हें छुपाने से खूब तमाशा रहेगा। मिठाई की दुकान पर खौलते रोगन में कुछ कचौरियां खूब फूल रही थीं। मेरे मुंह में पानी भर आया। इस तरह गुलाब जामुन के तखय्युल से पुष्पामणि के जिस तरह से गुलाब जामुन के तखय्युल से पुष्पामणि के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज और अत्रफैल ज़मानी के ख्याल के बावजूद मैं सफ़ेद पत्थर की मेज़ पर कोहनियाँ टिकाकर बहुत रग़बत से कचौरियाँ खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था। 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख था। नकली रेशम को टिड्डियां चाट गई थी। जेब में हाथ डालने पर उस जगह मरांजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था। मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से गिर गया होगा। एक लम्हे मैं यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई भूली सी भेड़ अपनी खूबसूरत मुलायम सी ऊन उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भाप गया। खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। सॉरी, एक्सक्यूज मी। मैं कुछ ना बोला, कुछ बोल ही ना सका। सिर्फ इज़हार तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। रोगन में फूलती हुई कचौरियों के धुएं में आछी सुर्ख इमरतियां जिगर पर दाग लगा रही थीं और जहन में पुष्पामणि की धुंधली सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी बाग की तरफ चल दिया और पौन घंटे के करीब बादामी बाग की रेलवे लाइन के साथ साथ चलता रहा। इस अरसे में जंक्शन की तरफ से एक मालगाड़ी आई। उसके 5 मिनट बाद एक शट करता हुआ इंजन, जिसमें से दहकते हुए सुर्ख कोयले लाइन पर गिर रहे थे। मगर उस वक्त करीब ही की सॉल्ट रिफाइनरी में से बहुत से मजदूर ओवरटाइम लगाकर लौट रहे थे। मैं लाइन के साथ साथ दरिया के पुल की तरफ चल दिया। चांदनी रात में सर्दी के बावजूद कॉलेज के चंद मनचले नौजवान कश्ती चला रहे थे और कुदरत ने अजीब सजा दी है मुझे। मैंने कहा, पुष्पामणि के लिए गोटे की मगजी, 2 सूती, गुलाब जामुन और शम्मी के लिए काफूरी मीनाकार कांटे खरीदने से बढ़कर कोई गुनाह सरजद हो सकता है? किस बेरहमी और बेदर्दी से मेरी एक हसीन मगर बहुत सस्ती दुनिया बर्बाद कर दी गई है। जी तो चाहता है कि मैं भी कुदरत का एक शाहकार तोड़ फोड़ कर रख दूं। मगर पानी में कश्ती ना लड़का कह रहा था, इस मौसम में तो रावी का पानी घुटने घुटने से ज़्यादा कहीं नहीं होता। सारा पानी तो ऊपर से ऊपर बारी दुआब लेती है और यूं भी आजकल पहाड़ों पर बर्फ पिघलती नहीं। दूसरे ने कहा। मैं नाचार घर की तरफ लौटा और नहायत बेदिली से जंजीर हिलाई। मेरी ख्वाहिश और अंदाजे के मुताबिक पुष्पामणि और बच्चू बहुत देर हुई दहलीज से उठकर बिस्तरों में जा सोए थे। शम्मी चूल्हे के पास शहतूत के नीमजान कोयलों को तापती हुई कई मरतबा ऊँघी और कई मरतबा चौंकी थी। वो मुझे खाली हाथ देख कर ठिठक गई। उसके सामने मैंने चोर जेब के अंदर हाथ डाला और लेबल के नीचे से निकाल लिया। शम्मी सब कुछ समझ गई। वो कुछ ना बोली, कुछ बोल ही ना सकी। मैंने कोट खूंटी पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शम्मी बैठ गई और हम दोनों सोए हुए बच्चों और खूंटी पर लटकते हुए गर्म कोट को देखने लगे। अगर शम्मी ने मेरा इंतज़ार किए बगैर वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो मेरी हालत शायद इतनी बुरी ना होती। यजदानी और संता सिंह तफरी क्लब में परेल खेल रहे थे। उन्हें 2-2 घूंट पी भी रखी थी। मुझसे भी पीने के लिए इसरार करने लगे, मगर मैंने इनकार कर दिया।
इसलिए कि मेरी जेब में दाम ना थे। संता सिंह ने अपनी तरफ से एक आध घूंट ज़बरदस्ती मुझे पिला दिया, शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि इसके पास पैसे नहीं हैं, या शायद इसलिए कि वो रिफत ज़हनी को वूस्टर से ज़्यादा परवाह करते थे। अगर मैं घर में उस दिन शम्मी का वही काफूरी सफ़ेद सूट पहने हुए देख कर ना आता तो शायद परेल में किस्मत आजमाई करने को मेरा जी भी ना चाहता। मैंने कहा, काश मेरी जेब में भी 1-2 रुपए होते, क्या अजब था कि मैं बहुत से रुपए बना लेता। मगर मेरी जेब में तो कुल 3.25 आने थे। यजदानी और संता सिंह निहायत उम्दा वूस्टर के सूट पहने नेक आलम क्लब के सेक्रेटरी से झगड़ रहे थे। नेक आलम कह रहा था कि वो तफरी क्लब को परेल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता। उस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के मखसूस अंदाज में जेब में हाथ डाला और कहा, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नज़दीक गुनाह है। इस हिसाब से तो परेल खेलने के लिए तो उसे अपनी गिरा से दाम देने चाहिए। ही अंदरूनी किस्सा, बाईं जानिब कोट में पीछे की तरफ पुश्त की तरफ मुझे कोई कागज सा रखता हुआ मालूम हुआ। उसे सरकाते हुए मैंने दाएं जेब के सुराख के नजदीक जा निकाला। वो 10 रुपए का नोट था जो उस दिन अंदरूनी जेब की तह के सुराख में से गुजर कर कोट के अंदर ही अंदर गुम हो गया था। उस दिन मैंने कुदरत से इंतकाम लिया। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक परेल वरेल ना खेला। नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतजार किए बगैर शम्मी ने वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो मैं खुशी से यूं दीवाना कभी ना होता। हाँ, फिर चलने लगा वही तखय्युल का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया की तख्लीक में 10 रुपये से ऊपर एक दमड़ी भी खर्च नहीं आती। जब मैं बहुत सी चीज़ों की फहरिस्त बना रहा था, शम्मी ने मेरे हाथ से कागज़ छीन लिए और पुर्जे कर दिए और बोली, इतने किले मत बनाइए, फिर नोट को नज़र लग जाएगी। शम्मी ठीक कहती है। मैंने सोचते हुए कहा, न तखय्युल इतना रंगीन हो और न महरूमी से इतना दुख पहुंचे। फिर मैंने कहा, एक बात तो है शम्मी, मुझे डर है कि नोट फिर कहीं मुझसे गुम ना हो जाए। तुम्हारी खेमू पड़ोसन बाहर जा रही है, उसके साथ जाकर तुम ये सब चीज़ें खरीद ही लाओ। काफूरी मीनाकार कांटे, डीएमसी के गोले, मगजी, और देखो पोपी मुन्ना के लिए गुलाब जामुन ज़रूर लाना, ज़रूर। शम्मी ने खेमू के साथ जाना मंजूर कर लिया और उस शाम शम्मी ने कश्मीरे का एक वो सूट पहना जो उसे जहेज़ में माँ बाप ने दिया था। बच्चों के शोर व गोगा से मेरी तबीयत बहुत घबराती है, मगर उस दिन मैं देर तक बच्चू नन्हे को उसकी माँ की गैर हाजिरी में बहलाता रहा। वो रसोई से ईंधन की कोलकी, गुसल खाने, नीम छत पर सब जगह उसे ढूंढता फिरा। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, वो ट्राइसिकल लेने गई है। नहीं, जाने दो, ट्राइसिकल गंदी चीज़ है। आखथू, गुब्बारा लाएगी बीबी तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत गुब्बारा। बच्चू बेटी ने मेरे सामने थूक दिया, बोली, ए गुंडी। मैंने कहा, कोई देखे तो, कैसे बेटियों जैसा बेटा है। पुष्पा मणि को भी मैंने गोद में ले लिया और कहा, पपी मुन्ना, आज गुलाब जामुन जी भर कर खाएगा, है ना। उसके मुंह में पानी भर आया। वो गोदी से उतर पड़ी और बोली, ऐसा मालूम होता है जैसे एक बड़ा सा गुलाब जामुन खा रही हूं। बच्चा रोता रहा। पुष्पा मणि कथाकली की मुद्रा से ज़्यादा हसीन नाच बरामदे में नाचती रही। मुझे मेरे तखय्युल की परवास से कौन रोक सकता था। कहीं मेरे तखय्युल के किले ज़मीन पर ना आ रहे हैं। इसी डर से तो मैंने शम्मी को बाजार भेजा था।
मैं सोच रहा था शम्मी अब घोड़े अस्पताल के करीब पहुंच गई होगी, अब कॉलेज रोड की नुक्कड़ पर होगी, अब गंदे इंजन के पास, और एक निहायत धीमे आवाज से जंजीर हिली। शम्मी सचमुच आ गई थी दरवाजे पर। शम्मी अंदर आते हुए बोली, मैंने 2 रुपए खेमू से उधार लेकर भी खर्च कर डाले। कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर बच्चू, पुपी, मुन्ना और मैं तीनों शम्मी के आगे पीछे घूमने लगे, मगर शम्मी के हाथ में एक बंडल के सिवा कुछ ना था। उसने मेज पर बंडल खोला। वो मेरे कोट के लिए बहुत नफीस वूस्टर था। पुष्पा मनी ने कहा, बीबी मेरे गुलाब जामुन। शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगा दी। तो ये थी राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी गरम कोट। फिर आऊंगा, फिर सुनाऊंगा। नमस्कार।